तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना. So we are doing the important named reaction of alcohol phenol ether. Why named reactions are important? There are two reasons. एक तो डायरेक्ट आ सकती हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं आई, लाइक हम पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम में गए आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पूरी क्वेश्चन पेपर में नहीं दिख रही, हो सकता है वो कन्वर्जन की फॉर्म में आई हो. इसीलिए जब आप रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये देखो कि उसमें हो क्या रहा है, कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, हम प्रोपीन लेते हैं, वी टेक प्रोपीन, और उसमें बोरेशन से आपको याद आएगा डाइबोरेन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 फॉर द ऑक्सीडेशन. अब मैंने इतनी बार बता रखा है कि जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो इसमें ऐड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव ही होता है. बट विच रूल इज फॉलोड? एंटी मार्कोनिकॉफ. दैट मीन नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास अटैच होता है विच हैज मोर हाइड्रोजन, एंड पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास अटैच होता है विच हैज लेस हाइड्रोजन. अब जब आप ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट में कौन सा अल्कोहल मिलेगा? प्रोपेन 1-ol. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप एग्जाम में गए, आपको डायरेक्टली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं आई, बट आपको कन्वर्जन आ गई कि कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1, कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1-ol. तो आप अगर आपको उसी टाइम ट्रिगर होना चाहिए कि अगर मुझे प्रोपेन को 1-ol यानी कि OH को पहले कार्बन पे लेके जाना है, यानी कि मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ. और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ एक ही रिएक्शन है. किस रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सी. उसके रिएजेंट्स कौन से हैं? B2H6 और ऑक्सीडेशन करने के लिए H2O2. अगर आपकी अप्रोच ये रहेगी ना पढ़ने के, तो आपको लगेगा कि वाकई मुझे नेम रिएक्शन का फायदा हुआ है. अगर आप नेम रिएक्शन सिर्फ ये याद करके जाओगे कि हाँ मैं नेम रिएक्शन लर्न करके जा रही हूँ और मैं एग्जाम में जाऊंगी और मुझे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सीधा सीधा लिखने के लिए आएगी, वो जरूरी नहीं है. तो मैं आपको ये डे 1 से क्लियर कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक्स में नेम्ड रिएक्शन याद करनी क्यों इंपॉर्टेंट है. क्योंकि कई बार कंप्लीट द, अब मान लो आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं आई, आपको कन्वर्जन नहीं आई, कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1-ol, बट अगर आपको ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन आ गई, आप एग्जाम में गए, आपको क्वेश्चन आया कंप्लीट द रिएक्शन, आपने देखा कि कंप्लीट द रिएक्शन में आपको प्रोपेन दिया हुआ है प्लस B2H6 डाला हुआ है या BH3 डाला हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ, प्लीज डू नॉट टॉक इन द क्लास, आई ऑलरेडी टोल्ड. तो अगर आप एग्जाम में गए, ठीक है, आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नाम लिखा हुआ नहीं आया ना, आपको क्वेश्चन आया कि कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1-ol, बट आपने देखा कि आपको एक क्वेश्चन आ रखा है कंप्लीट द रिएक्शन. जैसे आपने देखा कि इस रिएक्टेंट में डाल क्या रखा हुआ है? B2H. अब B2H6 रिएजेंट किस रिएक्शन में डालते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ऐड तो क्या करना है? H पॉजिटिव एंड कौन से रूल को फॉलो करके? एंटी मार्कोनिकॉफ. यानी कि नेगेटिव OH को आपने पहले कार्बन के साथ लगा देना है, H पॉजिटिव को आपने सेकंड कार्बन के साथ लगा देना है, रिजल्टिंग इन प्रोपेन 1-ol. ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट इज कि आप जब नेम रिएक्शन लर्न करते हो, वो जरूरी नहीं है कि नेम रिएक्शन की फॉर्म में आएगी, वो कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में भी आ सकती है, बट वहां पे आपको अलर्ट होना पड़ेगा. अगर आपको कंप्लीट द रिएक्शन आई और आप B2H6 देखकर भी नहीं पहचाने कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आ रखी है, तो फिर तो आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लर्न करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ. और ऐसा होगा, यू विल गेट मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम नेम्ड रिएक्शन, चाहे वो सीधा नाम करके पूछा जाए, चाहे कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में आए, चाहे आपको कन्वर्जन की फॉर्म में आए. अब कल को आपको पेपर में कन्वर्जन आ गई, कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन 1, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि अगर मुझे ओल यानी कि OH पहले कार्बन पे लेके जाना है, यानी कि मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है. और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल किस में फॉलो होता है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सी, जिसके रिएजेंट कौन है? B2H6 एंड H2O2. तो ऐसे आप अगर नेम रिएक्शंस की अप्रोच करोगे तो आपको नेम रिएक्शंस लर्न करने का डेफिनेटली फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो आपने नेगेटिव वाला आपने मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास लगा दिया. ये थी आपकी फर्स्ट नेम रिएक्शन, ठीक है. नाउ कमिंग टू द सेकंड नेम रिएक्शन.
सेकेंड नेम रिएक्शन है सिंपल एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हेन आई से कि आप बात नहीं कर सकते, कल आपका एग्जाम है। ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव टू टॉक यू कैन टॉक आफ्टर द क्लास। अब इसी प्रोपीन में, अब अगर इसी प्रोपीन में हाइड्रेशन यानी कि आप वाटर डालो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका बारकोनिकोव रूल फॉलो होगा, यानी कि नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट मोर हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा। और जब नेगेटिव पार्ट आपका लेस हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा तो प्रोडक्ट में वन होल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? टू होल। तो ये भी ध्यान रखो कि जरूरी नहीं है कि पेपर में कन्वर्जन प्रोपेन टू प्रोपेन वन होल आ सकती है। हो सकता है आपको पेपर में कन्वर्जन आ जाए कि कन्वर्ट प्रोपेन टू प्रोपेन टू होल, तो तब भी आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि अगर मुझे नेगेटिव OH को सेकंड कार्बन पे लेके जाना है, यानी कि मुझे कौन सा रूल फॉलो करना है? मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव रूल के लिए कोई स्पेशल रिएक्शन थोड़ा है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज वाटर ऐड कर दो और एसिड की प्रेजेंस में एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। ओके, ये हमारी दो नेम्ड रिएक्शन होगी अल्कोहल फिनोल ईथर की। थर्ड नेम्ड रिएक्शन इज शॉर्टन-बॉमन। शॉर्टन-बॉमन नेम्ड रिएक्शन इज ऑफ फिनोल एक्चुअली। इसमें हम क्या करते हैं, फिनोल लेते हैं ऑब्वियसली क्योंकि फिनोल की है, और इसको फिनोल को हम बेंजोइल, बेंजोइल इज जब बेंजीन के साथ सी डबल बॉन्ड होता है तो इसको बेंजोइल बोलते हैं। इसमें हमने बेंजोइल क्लोराइड लेना होता है, तो होता क्या बेसिकली HCl रिमूव होता है। अब HCl क्या है? एसिड। एसिड को रिमूव करने के लिए आपने एरो के ऊपर क्या डाला होगा? बेस, है ना। तो शॉर्टन-बॉमन में कोई भी एक बेस डाला जाता है जो कि इस एसिड को रिमूव कर देता है। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है दो बेंजीन, आई मीन एक बेंजीन इधर है और वाया OC डबल बॉन्ड एक और बेंजीन है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि C डबल बॉन्ड O इज एस्टर, और एस्टर के जो इस साइड अल्काइल लगा होता है इसको साइड चेन मानते हैं। मतलब है ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन, बट इस बेंजीन को साइड चेन माना जाएगा क्योंकि जो C डबल बॉन्ड O के साथ लगी होती है दैट इज C डबल बॉन्ड O और R इज अल्काइल। तो मैं कितनी बार ये बात बता चुकी हूँ कि जब बेंजीन एज ए साइड चेन होती है तो उसको फिनाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो इस बेंजीन को हमने फिनाइल बोल दिया, ये तो मेन चेन है तो ये तो बेंजीन ही है। तो लेकिन पीछे क्या लगेगा? O8 क्योंकि एस्टर है, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल बेंजीन O8। और ये आपको पेपर में सपोज कन्वर्जन आ गई कि कन्वर्ट फिनोल टू फिनाइल बेंजोएट, आधे बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि व्हाट इज फिनाइल बेंजोएट बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन जिसने शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन अच्छे से याद कर रखी होगी, जिसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन रिजल्ट इज इन एन एस्टर, तो O8 बनाना है मुझे फिनोल को किस में कन्वर्ट करना है? O8 में। वो भी कैसा O8? जो कि फिनाइल यानी कि जिसके अंदर बेंजीन हो। तो ऑब्वियसली आप जब फिनोल से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको इसको ऐसी रिएक्शन ऐसी चीज से करना पड़ेगा जिसमें बेंजीन होनी चाहिए। तो आपको याद आ जाएगा कि आप बेंजीन C डबल बॉन्ड हो Cl हो। अब मैंने कल आई थिंक एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें कन्वर्जन आई थी, यही वाली थी मिलती जुलती, फिनोल टू इथाइल बेंजोएट। अब दोनों में फर्क देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में आपने फिनोल को फिनाइल बेंजोएट में करना है, यानी कि दो बेंजीन नहीं होने चाहिए। इसमें फिनाइल को किस में कन्वर्ट करना है? इथाइल बेंजोएट। मतलब आप अब फिनोल को इथाइल, इथाइल क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। अब बिल्कुल सेम रिएक्शन हो रही है, उसमें भी HCl रिमूव हो रहा था, इसमें भी क्या रिमूव हो रहा है? बस फर्क क्या है कि उधर हमने बेंजोइल लिया था, इधर हमने इथाइल लिया है। इधर हमने इथाइल क्यों लिया है? इथाइल क्लोराइड क्यों लिया है? सॉरी इट्स नॉट इथाइल, इट इज एसिटाइल, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है वो कह रहा है कि फिनोल को कन्वर्ट करो इथाइल, इथाइल नहीं होगा एसिटाइल ही होगा, एसिटाइल बेंजोएट। तो दैट मीन्स अगर मुझे एसिटाइल लगाना है, अगर मुझे क्या लगाना है
तो मैं रिएक्शन भी एसिटाइल क्लोराइड के साथ करूँगी। अगर मुझे क्या लगाना है, फिनाइल, तो मैं रिएक्शन भी ऐसी चीज के साथ करूंगी जिसमें फिनाइल यानी कि बेंजीन होना चाहिए। सो ये रिएक्शन आपको सीधा भी आ सकती है कि राइट शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, या कन्वर्जन की फॉर्म में भी आ सकती है कि कन्वर्ट फिनाइल टू फिनोल टू फिनाइल बेंजोएट, या फिनोल टू एसिटाइल बेंजोएट। एंड इट्स डेफिनेटली अ डिफिकल्ट रिएक्शन। दैट मीन्स अगर आपने इस रिएक्शन को 5 टाइम्स लिखी नहीं है, तो आप अगर सोच रहे हो कि आप एक बार इसको देख के गए और पेपर में आप जाके उसको लिख पाओगे, तो यू मे मिस्टेक्स। तभी जब मैं चैप्टर्स पढ़ाती थी तो मैं क्यों बोलती थी कि गाइस आज ये नेम रिएक्शन हमने करी, इसको घर जाके 5 टाइम्स लिखो, इसको 10 टाइम्स लिखो। जब आप रेगुलरली कोई रिएक्शन को 10 टाइम्स या 5 टाइम्स लिख के देखते हो, तभी वो आप उसको याद रख पाते हो कि उसमें क्या चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इज इट एन एस्टर। रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस क्या हैं? ऐसे तो आप क्या करो, प्री बोर्ड से पहले मुझे बोलो कि मैम सारे ऑर्गेनिक की नेम्ड रिएक्शन मुझे लिख के दे दो, आई विल गिव यू 50 नेम्ड रिएक्शंस। आप उसको रीड कर लोगे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारी की सारी याद रख सको। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 चीज़ें याद होती हैं। आज आपने शॉर्टन बॉर्मन देखी, 2 महीने बाद फिर देखी, प्री बोर्ड में फिर देखी, तब जाके आपको बोर्ड तक याद होगी। लेकिन आप कहो कि मेरे को तो आज भी नहीं मेरे को याद करनी है, मैं 2 महीने बाद भी नहीं याद करूंगा, मैं तो सिर्फ बोर्ड से 1 दिन पहले याद करूंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, शॉर्टन बॉर्मन के बाद अगली नेम्ड रिएक्शन कौन सी है? कॉल्बीज। कॉल्बीज रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें फिनोल किस में चेंज होता है? सैलिसिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन तो आपको करके ही जानी चाहिए। एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, दैट्स योर लक, बट इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनोल। बट आई ऑलवेज टेल कि ये एक्चुअल में फिनोल नहीं देता, क्योंकि फिनोल इतना रिएक्टिव नहीं है। तो हम सबसे पहले फिनोल को सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सोडियम फिनोक्साइड में कन्वर्ट करने से ये एक्टिवेट हो जाता है और कार्बन जैसे वीक इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पोजीशन पे अट्रैक्ट कर लेता है। ऑर्थो पोजीशन पर COOH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो H की जगह पे आ रहा है, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। लेकिन एसिडिफिकेशन करेंगे ताकि ये H वापस से Na को रिप्लेस कर दे। अब दिस इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मतलब सैलिसिलिक एसिड है क्या, कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लग जाए। ऑर्थो इज, जरूरी नहीं ये ऑर्थो है, इसके लिए ये ऑर्थो है, इसके लिए ये ऑर्थो है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो आप इसको 1 नंबर दोगे, तो इसके हिसाब से 2 पे हाइड्रोक्सी है। यानी कि कल को आपको पेपर में अगर लिखा आ जाए कि कन्वर्ट फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज ओनली सैलिसिलिक एसिड। आखिर सैलिसिलिक एसिड है क्या? जब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी हो। तो कई बार मैंने क्वेश्चंस ऐसे भी आते देखे हैं कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि कन्वर्ट फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, दे गिव यू कन्वर्जन कन्वर्ट फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब बच्चा कहेगा मैम मेरे को तो पता ही नहीं था कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड क्या है, बट उसको ये पता था कि सैलिसिलिक एसिड क्या है। तो ये तो आपके लिए गैप रह गया ना, कि आपको रिएक्शन आती थी बट आप ये सोच ही नहीं पाए कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज सैलिसिलिक एसिड। तो अगर आपको पेपर में डायरेक्ट आए फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड, तब भी आपको समझ आना चाहिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट कॉल्बीज रिएक्शन। और अगर आपको इनडायरेक्टली आए कि कन्वर्ट फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तब भी आपको समझ आना चाहिए कि वो सैलिसिलिक एसिड ही है। और अगर आपने इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया, एसिटिक एनहाइड्राइड इज दिस, अगेन अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये H की जगह पे लग जाता है। जैसे हमने ग्लूकोज में भी जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी थी, तो 5 OH की जगह पे H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप चला गया था ना, जब वो रिएक्शन करवाई थी कि रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद
एसिटिक एनहाइड्राइड्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट, मतलब 5 H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल ग्रुप गया था, विच कन्फर्म्ड कि यस ग्लूकोज हैज 5 OH ग्रुप। तो ये बात तो आपको आपके जहन में बैठ जानी चाहिए कि जब भी हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ऐड करेंगे तो उसमें जो एसिटाइल ग्रुप है वो जहाँ उसको OH का H दिखेगा, ये वाला H नहीं, सिर्फ OH के H को रिप्लेस करेगा, यानी कि OH के H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा, रेस्ट इज सेम। इसको बोलेंगे एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज एस्पिरिन, ये एस्पिरिन है। तो कल को अगर पेपर में आपको कन्वर्जन आती है कि फिनोल को एस्पिरिन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो पहले आपने फिनोल से कहां तक पहुंचना है, सैलिसिलिक एसिड तक, फिर सैलिसिलिक, देखो अगर कॉल्बीज आएगी फिर तो यहीं तक लिखनी है। अगर आपको नेम रिएक्शन कॉल्बीज आती है तो कॉल्बीज रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट तो सैलिसिलिक एसिड था, फिर तो आप सैलिसिलिक एसिड पे स्टॉप कर दोगे। आगे की रिएक्शन तभी करनी है अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि फिनोल को किस में कन्वर्ट करना है, एस्पिरिन में। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एस्पिरिन में कन्वर्ट करने के लिए सैलिसिलिक एसिड में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डालना है। एसिटिक एनहाइड्राइड में जो एसिटाइल ग्रुप है वो OH के H की जगह पे आ जाता है, दिस बिकम्स एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज नथिंग बट एस्पिरिन। मतलब ये तो तब बात है जब एग्जाम में टफ डालना हो टीचर ने, अदरवाइज नॉर्मली क्वेश्चन आपको फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड तक ही आएगा, या वो बस सैलिसिलिक एसिड बोलने की जगह क्या बोल देंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद हमारी 5th है रीमर-टीमर। रीमर-टीमन, इसमें हम फिनोल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसिलल्डिहाइड, अगेन जस्ट लाइक कॉल्बीज रिएक्शन, फिनोल रीमर-टीमर रिएक्शन डायरेक्टली नहीं शो करते, पहले Na डालकर इसको थोड़ा एक्टिवेट करते हैं हम ताकि ये सोडियम फिनोक्साइड बन जाए, बिकॉज आई ऑलवेज टेल कि सोडियम फिनोक्साइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज। अब इसमें क्लोरोफॉर्म डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH एक Cl ले जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NaCl, तो पीछे से इलेक्ट्रोफाइल CHCl2 ऑर्थो पे अटैक करेगा, तो ऑर्थो पे CHCl2 लग जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH डालेंगे ताकि OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वापस से हमारे पास 2 OH लग जाएंगे, बट एक ही कार्बन पे 2 OH आना अनस्टेबल होता है, तो वो वाटर बना के उड़ जाएगा। आपके पास अल्डिहाइड ग्रुप लग चुका है ऑर्थो पे, बट Na हटाने के लिए वापस से एसिडिफिकेशन करेंगे ताकि ऊपर Na की जगह पे H आ जाए, एंड दिस इज नाउ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही सैलिसिलल्डिहाइड है। गाइज आई डोंट थिंक इट वी शुड टॉक। 1 मार्क कन्वर्जन हो, नेम्ड रिएक्शन हो, 1 मार्क से ज़्यादा नहीं आती, बट आई ऑलवेज टेल कि अगर आपको 5 मार्क का भी क्वेश्चन आना है तो आएगा तो पार्ट्स में ना, मान लो 3 कन्वर्जन आ गई, एक रीजनिंग क्वेश्चन आ गया, अब आप यही सोच के छोड़ के जाओगे कि एक एक का आना है, तो आपके 3 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन कोई ऐसे थोड़ा आएगा कि ये पूरी 5 मार्क्स में आएगी, ये 1 नंबर की आएगी, है ना। अब अगर कोई बच्चा सोचे कि मैम 1 नंबर की आनी है, लेट्स लीव इट। अब आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आजकल कैसे आता है कि 3 नेम्ड रिएक्शन आ गई या 3 कन्वर्जन आ गई, वो आपने 3 इसीलिए छोड़ दी कि मैम एक नंबर की होते, तो 3 नंबर तो तुम्हारे गए ना, तो यू कैन लीव, यू हैव टू डू इट। अब वो मैं हमेशा बोलती हूँ कि नेवर स्टडी फॉर मार्क्स। जिस दिन आपकी अप्रोच ये खत्म हो जाएगी ना कि मैं ये रिएक्शन इसीलिए कर रहा हूँ मेरे 5 नंबर बनेंगे, तो आप नहीं पहुँचोगे टारगेट पे। आप बस नॉलेज लो, आप पढ़ो, 1 नंबर में आए 2 नंबर में आए, आप जब लिख के आओगे आपको खुद हैप्पीनेस होगी कि यार ये क्वेश्चन मुझे आता था। अब वो 1 नंबर का है 2 नंबर का, दैट इज हेडेक ऑफ अ टीचर, नॉट योर्स।
और मैंने बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि हर बच्चा यही मुझे बोल रहा है, मुफ्त वाले भी हूँ कोई, मैम हम ये कर तो रहे हैं, ये पेपर में आएगा। अरे आज नहीं आएगा, प्री बोर्ड में आ जाएगा, प्री बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड्स में आएगा। आप वही कर रहे हो ना जो आपके सिलेबस में है, तो टुडे और टुमारो इट विल कम, कभी तो आएगा ना। आज नहीं डालेगी तो टीचर कल डाल देगी, कल नहीं डालेगी तो प्री बोर्ड में डाल देगी, प्री बोर्ड में डालेगी तो बोर्ड्स में डाल देगी, कभी तो आएगी ना। तो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग, आप करते रहो। ये क्यों प्लान होते हैं, हाफ ईयरली यूटीज क्यों प्लान होते हैं? इनके मार्क्स तो नहीं जुड़ते, ये इसीलिए प्लान होते हैं क्योंकि आज तुम्हारा यूटी है तो तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हारा यूटी ना हो तो तुम रोज बस जैसे रेगुलर स्टडी करते हो वैसे करो, लेकिन अब जब तुम्हारा पेपर है तो तुम सीरियसली करके पढ़ रहे हो, तुम्हें चीजें याद हो रही हैं। ऐसे कर करके बाय द टाइम यू विल रीच टू योर प्री बोर्ड्स, तुम्हारी कितनी अब कई लोग इसीलिए नहीं पढ़ते हाफ ईयरली में क्योंकि मैम इसके मार्क्स नहीं जोड़ने। बट तुम अगर आज नहीं पढ़ रहे तो तुम एक तरह से पहले पीछे चले गए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्री बोर्ड तक थोड़े ज्यादा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने 5 चैप्टर तो अभी रिवाइज कर लिए। अब कोई बच्चा जो कल पेपर ना दे रहा हो वो इस वजह से नहीं पढ़ेगा कि मैं तो पेपर नहीं दे रहा, मार्क्स तो जो, वो 5 चैप्टर वो पहले ही पीछे हो गया। अब जब प्री बोर्ड आएंगे तो वो बच्चे जिन्होंने कल का पेपर दिया पढ़ के, उनके 5 चैप्टर उनकी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ इसी मेंटालिटी से पढ़ोगे कि हाफ ईयरली के मार्क्स जुड़ने हैं नहीं जुड़ने, आप बस 12th की स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। एग्जैक्टली मैंने अभी कल भी +1 वालों को भी ये बोला था कि व्हेन यू डू समथिंग ना इट पेज यू ऑफ। कल करेगा पे, परसों करेगा, बोर्ड में करेगा, इंटरव्यू में करेगा, वो बात की बात है। बट अगर तुमने करी नहीं याद तो कैसे पे करेगा? तो पहले तो है कि डू एंड देन यू थिंक अबाउट कि काम आएगा कि नहीं आएगा। चलो अगली हमारे पास रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपकी टेस्ट में भी आ सकती है, एजोडाई टेस्ट, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ कौन शो करते हैं, फिनॉल और अल्कोहल शो नहीं करते। और कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि डाइजोनियम क्लोराइड लेने हैं और फिनॉल को आपने ऐसे हॉरिजॉन्टली रखना है सच दैट इसका पैरा वाला हाइड्रोजन, अगेन आपको HCl रिमूव करना है तो एक बेस पिरिडीन डाला जाता है इसमें। तो पैरा पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, बीच में एजो है, बेंजीन, एंड इट्स अ ऑरेंज कलर की डाई। तो कल को अगर ये आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कपलिंग रिएक्शन नहीं आई, आप पेपर में गए, आपको क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम इथेनॉल, तब भी तो आपको यही रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि जब आप फिनॉल को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो कपलिंग रिएक्शन शो करेंगे और कौन से कलर की डाई बन जाएगी, और आप लिखोगे कि इथेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट, इथेनॉल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो कई बार आपको हो सकता है कि डायरेक्ट कपलिंग रिएक्शन ना मिले, बट डेफिनेटली टेस्ट की फॉर्म में कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश फिनॉल फ्रॉम एनीथिंग, फिनॉल फ्रॉम इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो आपने बस फिनॉल की रिएक्शन करके दिखा देनी है और बोल देना है कि इथेनॉल डेफिनेटली विल नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि ये पहले दिन ही क्लियर कर रखा है कि ओनली अल्कोहल्स जो हैं ये टेस्ट देते हैं। कपलिंग रिएक्शन हो गई। इसके बाद नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इज जब हम फिनॉल की कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रेशन करते हैं तो हाँ पिक्रिक एसिड, किसने बोला है? वेरी गुड योगेश। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है बोलो? NO2 पॉजिटिव कहाँ कहाँ लगेगा? हाँ हाँ क्या हो गया स्वपन, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो योगेश। आई एम वेरी हैप्पी यू गिव द रिस्पॉन्स। पिक्रिक एसिड 2, अब चाहे योगेश को और कुछ ना आए, लेकिन एक क्वेश्चन में बताया ना, दैट इज योर अचीवमेंट।
आपको पिक्रिक एसिड आता है, आपने मेरे को एकदम से बोला कि मैम फिनोल विल कन्वर्ट टू, इट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस। उस दिन अकेला 1 आवर इसको मैंने पढ़ाया, 1 घंटा। कल क्या कि क्लास ऑफ थी, आ गया था मैम इम्पोर्टेंट बताओ। तो बट यू नो इट्स माई नेचर कि अगर कोई बच्चा आ रहा है तो चाहे मैं अंदर से जितनी मर्जी सैड हूँ लेकिन मैं पढ़ा देती हूँ। तो पॉइंट ये था कि ही केम, आई एक्सप्लेन्ड हिम एंड ही नोज द आंसर, तो दैट इज कि हाँ उसका फायदा हुआ है उसको। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि कन्वर्ट फिनोल टू, देखो अगर टीचर अनएक्सपेक्टेड पेपर डाले तो अलग बात है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड डाले तो ये क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। क्वेश्चंस लाइक दिस विल कम कि फिनोल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करो, इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन। बट अब अगर टीचर का एजेंडा है कि नहीं मैं तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसके अलग कुछ डालूंगी, तो वो एक अलग बात है। बट अगर हम जैसे अब मुकद का भी मैंने जो एक्सपेक्ट किया था काफ़ी कुछ अलग आया, दो उनको आता था पेपर, बट यू नेवर नो, क्योंकि अब सिलेबस इतना वास्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम एक्सपेक्ट करें वही आएगा। अब जैसे ये डाइजोडाइजेशन वाली रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। डाइजोडाइजेशन हम एनिलीन से शुरू करते हैं। एनिलीन इस बेंजीन के ऊपर और क्या डालते हैं, NaNO2 प्लस 0,2, तो क्या होगा डाइजोनियम, ये N जाके N के साथ लग जाएगा तो क्या बन जाएगा N2Cl, तो ये क्या बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको लिखा हुआ आएगा कि राइट डाइजोडाइजेशन, बहुत बार आता है कन्वर्ट एनिलीन टू समथिंग। अब अगर आपने एनिलीन को किसी भी चीज में कन्वर्ट करना है, फिनोल में करना है, क्लोरोबेंजीन में करना है, ब्रोमोबेंजीन में करना है, तो आपको सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनाने होंगे। लेकिन अब आपको एल्कोकेन वगैरह नहीं आ रहा, तो इसके चांसेस हैं कि फिनोल में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने वाटर डालना है, जैसे आप वाटर डालोगे N2 उड़ जाएगी, HCl उड़ जाएगा, पीछे से OH लग जाएगा, और बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है दिस इज फिनोल। तो बहुत बार मैंने देखा है कन्वर्जन आते हुए कि कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल, और बच्चे सीधा सीधा छोड़ के आते हैं। और जब बच्चे आते हैं मैं उनको क्लियरली पूछती हूँ कि क्या तुम्हें एनिलीन सुनकर एक बार भी याद नहीं आया कि आपको डाइजोडाइजेशन लिखनी है, क्योंकि मैं हर बार बच्चों को यही बोलती हूँ कि अगर आपको एनिलीन आ गया ना तो और कुछ करना ही नहीं है। एनिलीन की और कोई रिएक्शन हमने अभी करी नहीं है। रीजन क्यों नहीं करी, क्योंकि एनिलीन की रिएक्शन हम करेंगे अमाइन वाले चैप्टर में। NH2 इज अमाइन, एंड अमाइन एक पूरा ऑर्गेनिक का चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। तो अभी तो हम उस चैप्टर में पहुंचे ही नहीं है। तो अगर अभी के लिए अगर आपको एनिलीन टू समथिंग आएगा तो उसका एक ही मतलब है कि पहले डाइजोडाइजेशन कर दो, उसके बाद आपको अगर पता लगता है कि फिनोल में कैसे कन्वर्ट करना है या किसी और में कैसे कन्वर्ट करना है, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। बट एटलीस्ट आपको आधे नंबर तो मिल जाएंगे ना, क्योंकि टीचर विल नो कि एटलीस्ट यू गाइज नो कि अगर मैं एनिलीन टू समथिंग करना है तो पहला स्टेप तो ये होता है कि उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डाइजोनियम सॉल्ट्स में। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक मैंने डाइजोडाइजेशन तो अब कम से कम 50 बार तो मैंने खुद ही बता दिया है, इन सम और दी अदर वे। कभी एल्कोकेन वाले चैप्टर में, कभी अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर में, कभी रिवीजन कराते वक्त, कभी समझाते वक्त, कितनी बार रिपीट हो गया, बट स्टिल पीपल गो। एंड अब आई है मुकद में एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन आई थी। अब पेपर आएंगे तो मैं देखूंगी कितने लोगों ने एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बना के फ्लोरोबेंजीन इज नॉट सैंडमियर, फ्लोरो इज बाल्शीमैन। फ्लोरो तो सैंडमियर या गैटरमैन वाली है, क्लोरोब्रोमो। फ्लोरो के लिए सैंडमियर नहीं है, फ्लोरो के लिए HbF4 डालते हैं, और जब HbF4 डालते हैं दैट्स नॉट सैंडमियर, सैंडमियर इज कॉपर का सॉल्ट। याद आता है ना। अब याद कब आता है, जब हम करते हैं, चाहे गलत बोल रहे हो लेकिन याद आ रहा है कि हाँ एक सैंडमियर करी थी, एक बाल्शीमैन करी थी। बेंजीन से वेरी गुड क्वेश्चन है। अगर तुम्हें बेंजीन यानी कि बेंजीन से एनिलीन बनाना हो, अब देखो डायरेक्ट तो बेंजीन के ऊपर NH2 लगेगा नहीं, लेकिन अगर मैं बेंजीन में नाइट्रेशन कर दूं, नाइट्रेशन इज HNO, तो HNO3 NO2 पॉजिटिव जनरेट करेगा, क्योंकि बेंजीन अपने ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल तो लगा सकता है। यानी कि बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में तो हमने 11th में भी कन्वर्ट किया था, क्योंकि जब हम नाइट्रेशन करते हैं ना तो नाइट्रेशन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और बेंजीन होती है इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव है, तो वो किसको अट्रैक्ट कर सकती है,
पॉजिटिव को, तो NO2 तो हम लगा सकते हैं, बट हमने लगाना क्या है, NH2। एक बार NO2 लग गया तो इसकी रिडक्शन कर दो, क्योंकि O की जगह H ही लेके आना है, यहाँ से यहाँ पर पहुंचना है, तो रिडक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। तो ये H किसको रिप्लेस कर देगा, H। समझ आया कि बेंजीन को डायरेक्टली एनिलीन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहले बेंजीन की नाइट्रेशन करके नाइट्रिक एसिड डाल के हम नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, फिर इस O की जगह पे H लाने के लिए हम रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। और हम कोई और भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हैं अगर आपको याद हो, लाइक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, और वी कैन पुट लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, और वी कैन पुट सोडियम NaBH4। ये सारे ही हमारे पास क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। बट हमें क्लैरिटी होनी चाहिए हमें डालनी क्या है, हमें रिडक्शन करनी है, हमें O की जगह पे H लेके आना है। बस होगी अल्कोहल फिनोल ईथर की सारी नेम टेक। टेस्ट जरूर कर लेना। हाउ विल यू टेस्ट, हाउ विल यू। इस बार मुकद में सीधा सीधा विक्टर मेयर आया था, जबकि मैंने बोला था कि यार तुम ना सिर्फ लुकास टेस्ट कर लो कि 1 डिग्री 2 डिग्री को, तभी तो अब मैं पर्टिकुलर हो जाती हूँ कि गाइस आई कैन ओनली प्रिडिक्ट, मैं सिर्फ एक प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि मेरे हिसाब से लुकास आना चाहिए। अब टीचर ही अगर अनप्रिडिक्टेबल पेपर डाल दें, फिर अगर अब तुमने 100% लेना है तो तुम ऐसे करो कि मैम प्रिडिक्टेबल वाला कर रही है, हम अनप्रिडिक्टेबल वाला भी करके जाते हैं। व्हाट इज 100? 100 कैसे बनेगा? सेट्स पढ़े हैं, सेट्स होते हैं ना, सेट, कि अगर एक सेट है, ए सेट है, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि इस सेट में से पेपर आएगा। अब तुमने ये बाहर वाला भी अगर तुम पढ़ लोगे तो वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, और जब तुम यूनिवर्सल सेट बन जाएगा तब 100% मार्क्स आएंगे। अब अगर ए सेट पढ़ के जाओगे फिर तो 80 या 90% ही आएंगे ना, क्योंकि बीच बाहर वाला 10% तो मैंने तुम्हें नहीं प्रिडिक्ट किया। अब जैसे आई टेल यू, आई हैव स्टूडेंट्स इन 11th। अब जो 11th के बच्चे हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, अभी आएंगे 12 बजे। 2 बच्चे तो हट गए हैं चलो किसी भी रीज़न की वजह से, वो भी बहुत इंटेलिजेंट है, बट 2 लड़कियां ऐसी हैं वो कैसे पढ़ रही हैं। मतलब मैं अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ उनसे कि आई थिंक हम भी नहीं ऐसे पढ़ते थे। उन लोगों ने 4-5 चैप्टर का टेस्ट है ना, जैसे फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, तुम्हें याद होगा, पीरियोडिक टेबल या जो, उन बच्चों ने नोट्स पढ़ लिए हैं, जितने मैंने टेस्ट दिए हैं उन टेस्ट में उनको जो जो क्वेश्चन नहीं आते वो कर लिए हैं। उसके बाद जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं, मुझे कॉल करके ना कि मैम इस असाइनमेंट का ये वाला क्वेश्चन बता दो, मैम इस असाइनमेंट का ये वाला क्वेश्चन बता दो। उसके बाद उन्होंने मुझे क्या बोला है कि मैम जो आपके पिछले से पिछले साल 2-3 साल के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर हैं वो भेज दो, पीवाई क्यों नहीं, जो उनके स्कूल में आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर, मैंने वो भेज दिए 2-3, उनको उठा के भी मैम वो, और क्वेश्चन भी वही पूछते हैं जब अगर उनको वो पेपर आ जाएगा तो जो जहाँ जिन क्वेश्चन में अच्छे बच्चे अड़ेंगे। मतलब हर बार एक क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है ना कि 1-2 क्वेश्चन तो टीचर ऐसे डालते ही हैं जो टॉपर बच्चा भी नहीं कर पाता, तो वही क्वेश्चनों में वो अड़ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन पहले ही पूछ के जा रहे हैं। मतलब दिस इज द वे दे आर स्टडिंग। अब वो उसके बाद भी मुझे कल बोल रहे थे फोन करके कि मैम फर्स्ट चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि मोल कंसेप्ट और मोलैरिटी। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो ये चैप्टर ही ऐसा है, मैं तुम्हें 100 न्यूमेरिकल दे दूं, हो सकता है पेपर में 101 वाला आ जाए जो तुमसे वहां ना हो, वो तो लक की बात है। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि पैनिक मत करो, अपनी तरफ से तुम 100 करके जा रहे हो ना, बाकी रेस्ट लीव टू गॉड, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा, कोई भी चैप्टर 1 है ही ऐसा मोल कंसेप्ट वाला कि तुम 200 क्वेश्चन भी कर लोगे ना, अगर टीचर ने कोई हटके डालना है तो हो सकता है वहां पे आपका एग्जाम में वो ना निकले, तो आप रिग्रेट नहीं कर सकते कि मैं 200 करके आया, मेरे को तो फिर भी नहीं आया, क्योंकि चैप्टर 1 ऐसा ही है। मतलब दिस इज द वे। तभी तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जो पढ़ने वाले होते हैं नोट्स पढ़ लेते हैं, पीछे वाले हाफ ईयरली को गो थ्रू कर लिया, जितने मैंने टेस्ट दिए हैं उनको गो थ्रू कर लिया, असाइनमेंट्स गो थ्रू कर ली, फिर इसके बाद तो ये उनकी एफिशिएंसी है ना। अब 11th में उसी बैच में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास होने के लाले पड़ेंगे। सो यू नो द सेम टीचर इज जस्ट गाइडिंग। अभी अगले दिन भी टीचर्स डे पे किसी ने कोई वीडियो डाली हुई थी, तो आई वाज सेइंग कि वो यही बोल रहा था, कहते टीचर का काम तो होता है आपको एक गाइड करना, एक रोशनी दिखाना, उस रास्ते पे जाना है, तो उस रास्ते में तो आप नहीं जाना है ना। अब आपको मैंने समझा दिया कि ये मोल कंसेप्ट है, उसके 100 न्यूमेरिकल करो, 200 करो, वो तो आपके ऊपर है ना। और एक वो भी है जो 5 ही करके जाएगा, फिर आप कंपेयर थोड़ा कर सकते हो कि मैम आपने कहा था, देखो मैंने आपको लुकास टेस्ट भी पढ़ाया, मैंने आपको विक्टर मेयर भी पढ़ाया, पढ़ाए तो दोनों ना। प्रोबेबिलिटी बता दी कि लुकास की ज्यादा होती है। अब अगर 90% प्रोबेबिलिटी लुकास की थी, 10% विक्टर मेयर की भी तो थी ना, कई बार 10% वाली प्रोबेबिलिटी भी तो सही हो जाती है।
हो गई। एनीवेज विकास टेस्ट क्या था, जब हम 1 डिग्री, हाँ रोज ही मोटिवेशनल लेक्चर, नो रिएक्शन 1 डिग्री वाला क्या देगा, 2 डिग्री वाला ClOH की जगह पे जाएगा, एंड टर्बिडिटी कितनी देर में आएगी, टर्बिडिटी आती क्यों है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरो, क्योंकि अल्कोहल्स पानी में सोल्यूबल होते हैं, बट जैसे ही OH की जगह पे कौन लग जाता है तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, डिसॉल्व ना होने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, मिल्कीनेस, जिसको क्या बोला जाता है, तो 1 डिग्री में तो टर्बिडिटी आएगी नहीं, 2 डिग्री में कितनी देर में आएगी, और अगर कहीं ये 3 डिग्री हुआ, अगर कहीं ये आपके पास 3 डिग्री हुआ तो ClOH की जगह पे जाएगा इमीडिएटली, लाइक इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी। तो यहां पे आप लिखोगे कि टर्बिडिटी विल कम, यस गाइस, इमीडिएटली। तो मेरे हिसाब से अगर आप अल्कोहल फिनोल ईथर की ये सारी नेम रिएक्शन भी थरली कर लेते हो एंड ये टेस्ट भी थरली कर लेते हो, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में जाओगे आपको अल्कोहल फिनोल ईथर का कुछ नहीं आता। इसके अलावा वो रीजनिंग क्वेश्चन लिखवाए थे वो जो करे हैं, ये वाले करे हैं, तुम आए थे जिस दिन मैंने ये करवाए थे, मुकत वालों को भेजे हुए हैं, बट वो है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट, फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 वाला, ये ईथर वाला भी, फिर ईथर में ये भी कर लेना कि अगर आपने ईथर बनाना है, वो भी कौन सा ईथर बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस से, कि एक साइड मिथाइल है लेकिन एक साइड कौन सा ब्यूटाइल है, टर्ट, 3 डिग्री वाला। तो मैंने बोला था कि 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ Cl नहीं लेना, क्योंकि अगर तुमने 3 डिग्री वाले के साथ Cl ले लिया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो इसको मैंने बोला था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ क्या लेना है, ONA, और मिथाइल के साथ क्या लेना है, NaCl रिमूव हो जाएगा और फिर ईथर बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, मैं विलियमसन सिंथेसिस ही भूल गई आपको, अल्कोहल फिनोल ईथर की नेम रिएक्शन विलियम, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर का नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर, टीचर ऐसे नहीं करेगा कि ईथर में से कुछ ना डाले, और अगर ईथर में से कुछ डालेगा तो उसमें डालने वाला है ही क्या, बस ईथर की तो इकलौती नेम्ड रिएक्शन है ना विलियम, हाँ लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस। हाँ मम्मी आया, ठीक, और दो बच्चों ने और लीव करा है, हाँ कोई आया, 2 नंबर थे उसके, तुषार को मैंने किया था मैसेज, रिप्लाई नहीं कर रहा, भरत का भी ऐसे ही है, फोन ही स्विच होता है। और जशन
हाँ जी, कर लिया ये। मैंने भेज रखे हैं वैसे ग्रुप में ना। आपको समझ आ गई ना मैं कौन सी रिएक्शंस कह रही हूँ? हाँ, वो नहीं कह रही मैं। एक मैंने करवाई नहीं थी सारी इम्पोर्टेंट नेम वो रीजनिंग क्वेश्चन। कब था उनका एग्जाम? ये वाला, ये सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, सीएम वाले सारे देख लो। ये मैंने ना कुछ क्वेश्चन करवाए थे। ये गायब क्यों हो गए? कौन सा? वो फिर 11th वालों को भेजनी होगी। अभी भेजी है मैंने वो कई बार ना 11th ग्रुप में कर। ये देखो ये क्वेश्चन करवाए थे गाइस एवरीवन। आपको सिर्फ एक ही चैप्टर ऑर्गेनिक्स का आ रहा है ना, तो वो इसीलिए देखो क्यों अल्कोहल एसिडिक होते हैं। अल्कोहल्स एंड वाटर में से एसिडिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है? मैं दोबारा भेज देती हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में से अल्कोहल की एसिडिटी कंपेयर करो। वाई फिनोल आर स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर आप अल्कोहल फिनोल ईथर की वो नेम्ड रिएक्शन, वो दो टेस्ट लुकास टेस्ट और कपलिंग टेस्ट और ये वाले सारे रीजनिंग क्वेश्चन कर जोगे ना, तब भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का क्या इफेक्ट है? हाँ आता है जब आप ब्रोमीन वाटर के साथ। नहीं आप ये भी तो देखो ना 8 मार्क्स का तो तब आता है जब आपका 10th चैप्टर आ रहे हैं। कितने का है आपको? आप समझ नहीं रहे आप। हाँ आप देखो टोटल 10 चैप्टर है, 70 नंबर का आपका पेपर होता है। 7 मार्क्स की सबकी वेटेज है, किसी के 8 किसी के 7, है ना। अब आपके चैप्टर इनके 5 आ रहे हैं तो 70 डिवाइडेड बाय 5 करना 15 16 14। तो 14 तो हर चैप्टर की वैसे ही वेटेज बनती है और अल्कोहल इंपॉर्टेंट है तो 15 16 का आता है।
आप ये देखो ना, अगर वो अल्कोहल को 7 नंबर का दे देंगे 5 चैप्टर में से, तो बाकी चैप्टर्स को 20-20 नंबर का देंगे। उनसे तो कंपैरेटिवली अल्कोहल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तभी मैंने ये बोला था कि अल्कोहल फिनोल ईथर 15-16 नंबर का आएगा ही आएगा, और अदरवाइज फाइनल में तो हर चैप्टर की वेटेज 7 to 8 ही रहेगी, इक्वल ही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम फिनोल को, शिवांश कैन वी प्लीज सो फोकस, कि जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमीन आपका 3 जगह पे अटैक करता है, क्योंकि वाटर में फिनोल रहता ही नहीं है। फिनोल का H पॉजिटिव हट जाता है और O के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, इसको फिनोक्साइड आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और फिनोक्साइड आयन क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है। क्यों एक्टिवेट कर देता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या चार्ज है, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा ना। अगर मैं, इफ आई एम अ डोनर, आई डोनेट मनी, अगर मुझे पहले ही कहीं से मनी आ रही है, सोर्सिंग हो रही है, तो मैं मनी और डोनेट करूंगी। वही हुआ कि फिनोक्साइड के पास पहले ही क्या आ गया, तो वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा पुल करेगा। किस पोजीशन पे पुल करेगा स्वपन? ऑर्थो एंड पैरा। तो आने वाला ब्रोमीन पॉजिटिव हर ऑर्थो और हर पैरा पर चला जाएगा और वाइट पीपीटी बन जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है कि वाटर, और लेकिन जब वाटर नहीं है, जब नॉन पोलर मीडियम है, तो फिनोल ही रहेगा। तो फिनोल बेंजीन रिंग को उतनी एक्टिवेट नहीं करता, क्योंकि फिनोल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो बी आर आएगा या तो ऑर्थो पे आएगा, या तो, यानी कि मोनो सब्सटीट्यूशन हो रही है। ऊपर क्या सब्सटीट्यूशन हो रही है? ट्राई। तो ये सारा आंसर मैंने लिखवा रखा है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। और एज इट इज मैंने आंसर लिखे हुए हैं जैसे जैसे लिखने हैं। ये विलियमसन सिंथेसिस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब अगर 3 डिग्री वाले के साथ तुमने Cl नेगेटिव या Br नेगेटिव ले लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये अल्कीन बना देगा। क्या बना देगा? भेज दो ये PDF, हेनरी रो वाला। अच्छा, मुझे जाना है, तुम रुक जाओ अगर जिन्होंने प्रेशर वाला करना। लिखो जरा क्वेश्चन आप जो कह रहे हो केमिकल काइनेटिक्स का। एक मिनट वेट कर लो बाहर। जैसे आपको दिया हुआ एक डेटा गिवन है, जब भी आपको डेटा गिवन होगा टोटल प्रेशर का, प्लीज डोंट टॉक। जैसे 0 पे 0.5,
1 मिनट 11 बार वेट करो मैम, इनको भी आने मत दो, बंद करो दरवाजा। एक रिएक्शन दे रखी है, देखो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्वेश्चन है ना। अब जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में इंटीग्रेटेड इक्वेशन आती है 2.303 log r नॉट बाई r इज इक्वल टू, बट मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि आप ये इक्वेशन तब नहीं लगा सकते जब आपको टोटल प्रेशर गिवन है। वाई? बिकॉज टोटल प्रेशर में रिएक्टेंट का भी प्रेशर आता है और प्रोडक्ट का भी प्रेशर आता है। नो डाउट जो आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर दे रखा है वो पी नॉट आप ले सकते हो, क्योंकि 0 टाइम पे तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होंगे ना। जो 0 टाइम पे टोटल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर सिर्फ किसका होगा? रिएक्टेंट का ही होगा। लेकिन टाइम 100 पे आप जो ये प्रेशर अगर इधर ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये आप बात मत करो, क्योंकि ये टोटल प्रेशर रिएक्टेंट का भी होगा और पर हमें सिर्फ किसका चाहिए? नीचे भी रिएक्टेंट है, ऊपर भी रिएक्टेंट है। ये रिएक्टेंट है टाइम t इज इक्वल टू, और ये रिएक्टेंट होते हैं टाइम t इज इक्वल टू। अब हमें टाइम t इज इक्वल टू 100 पे ये अगर रिएक्टेंट का प्रेशर होता फिर तो हम ले लेते, पर ये कौन सा प्रेशर गिवन है? टोटल, मतलब ये रिएक्टेंट का भी है और तो अब क्या करेंगे? देखो आपने देखना है इस रिएक्शन में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 0.5 प्रेशर दिया हुआ है, प्रोडक्ट का तो है नहीं। 100 पे हमें जो प्रेशर दिया हुआ है 0.512 वो टोटल है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, पर हमें इसका चाहिए सिर्फ और रिएक्टेंट्स। अब मैं तुम्हें ये क्वेश्चन कैसे कराती हूँ, मैं तुम्हें ये बोलती हूँ कि 100 पे जो रिएक्टेंट का प्रेशर रहा होगा वो इससे तो कम ही रहा होगा, स्टार्टिंग वाले से तो क्या रहा होगा? कम, क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होते हैं। तो तुम क्या करो 0.5 में से 2x माइनस कर दो। 2x क्यों माइनस करना, x क्यों नहीं माइनस करना? क्योंकि अगर इस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 1 होती तो 1x माइनस करते, बट इस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री कितनी है? 2, तो कितना माइनस करेंगे? ये प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? तो 2x, और अगला प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 1, तो 1x। अब इन तीनों को प्लस करके ये बनना चाहिए, इन तीनों को प्लस करके ये क्यों बनना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल प्रेशर इज 0.51, तो यहाँ से सॉल्व करके 2x से 2x कैंसिल, 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.512, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 0.5 माइनस 0.512 माइनस 0.5 दैट इज 0.012। अब इससे हमारे पास ये फायदा हुआ कि हमें जो रिएक्टेंट चाहिए था ये वाला एट t इज इक्वल टू 100 वो ये था 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी? 0.01, तो यहां से हमारे पास माइनस करके सॉरी 0.476 आ गया। हमें ये पुट करना है इधर, R नॉट इज द प्रेशर एट t इज इक्वल टू 0। R नॉट की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्यों? ये भी तो टोटल है, बट 0 पे टोटल सिर्फ रिएक्टेंट का ही होता है, क्योंकि 0 पे प्रोडक्ट बने ही नहीं होते। तो जो 0 पे आपको टोटल प्रेशर दे रखा है वो रिएक्टेंट की जगह आप ले सकते हो, क्यों? वो भी टोटल है, बट 0 पे तो होते ही रिएक्टेंट है ना, तो जो टोटल भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? रिएक्टेंट का ही होगा। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू ऊपर ले लो, नीचे कौन से रिएक्टेंट की वैल्यू लेनी थी? हमें गिवन नहीं थी,
क्योंकि हमें 0 पे 100 पे टोटल गिवन था। तो हमें ये निकालने के लिए हमने क्या स्ट्रैटेजी निकाली कि 100 पे जो रिएक्टेंट रहा होगा वो इससे तो कम ही रहा होगा। तो 0.5 में से क्या करना है, कितना माइनस करना है, x के 2x। अगर स्टोइक्योमेट्री 2 है तो 2x 1 है, तो ऐसी प्रोडक्ट स्टोइक्योमेट्री 2 है तो 2x 1 है तो 1x, तीनों को प्लस करके टोटल के बराबर x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने से क्या फायदा हुआ कि हमें पता करना था कि 100 पे रिएक्टेंट कितना है। 100 पे रिएक्टेंट था 0.5 माइनस 2x, x की वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है, बस अब पुट करो। हाँ हाँ बंद कर दो। log